गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास बायोलॉजी पर आधारित है। आप सभी को बता दे रहे हैं कि आज हम बताने वाले हैं पोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। पोषण यानी ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। पोषण के प्रकार कितने होते हैं और एक्चुअली में पोषण क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके डिटेल्स में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और फिर समझने का प्रयास कीजिए। और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोषण। पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन बोलते हैं। बात करते हैं पोषण क्या है। तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के सजीव पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के सजीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे क्या बोलेंगे पोषण। इस भोजन के माध्यम से क्या होता है, सजीवों में वृद्धि विकास होता है और उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हम लोग पोषण इसलिए करते हैं ताकि हमको ऊर्जा मिल सके और वह ऊर्जा जो है हमारे बॉडी की मरम्मत और सेल्स को ग्रो करने में मदद करे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पोषण को करते हैं। तो अब क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि पोषण सजीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो पोषण सजीवों के लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि सजीवों में जितनी वृद्धि विकास होती है वो सब पोषण के माध्यम से होता है। भोजन के माध्यम से होता है। जैसे हम लोग भोजन को लेते हैं उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है और वह ऊर्जा जो होता है हमारे बॉडी में लगता है और हमारे बॉडी जो होता है ग्रो करता है, फिर हम हेल्दी स्वस्थ मस्त दिखते हैं। तो ये हो गया हमारा पोषण। पोषण में क्या करते हैं, तो पोषण में हम लोग पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व का अब बात करते हैं, पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्वों को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। पोषक तत्वों को न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी वैसे तत्व जो भोजन के रूप में क्या होते हैं मौजूद होते हैं, उसको हम पोषक तत्व बोलते हैं। भोजन में कुल उपस्थित पोषक तत्व जो होती है इसकी संख्या 7 होती है, जिसमें सबसे पहले पे आता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। फिर होता है वसा, फिर प्रोटीन होता है, फिर उसके बाद से खनिज लवण जिसको मिनरल साल्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद से आता है विटामिन, फिर आता है रुक्षांश और फिर आता है जल। ये टोटल 7 अवयव होते हैं जो कि भोजन में उपस्थित होते हैं। फर्स्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा जिसको फैट बोलेंगे, तीसरा प्रोटीन, फिर चौथा खनिज लवण, फिर विटामिन, फिर रुक्षांश, फिर क्या हो गया जल। ये सातों के सातों न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। इन सातों न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता से हमारा बॉडी जो होता है ग्रो करता है। यदि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है फिर भी दिक्कत होता है। वसा की कमी होगी फिर भी लक्षण देखने को मिलेगा। प्रोटीन की दिक्कत होगी तो हमारा बॉडी जो है गेन नहीं कर पाएगा, यानी बॉडी जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगा। बॉडी को ग्रोथ कराने में प्रोटीन की अहम भूमिका होती है। खनिज लवण जो होता है हरे साग सब्जियों से मिलता है, पत्तेदार सब्जियों से। विटामिन होता है, ये भी हमारे बॉडी को मरम्मत करने का काम करता है। और रुक्षांश जो होता है ये हमारे छिलके वाले जो रेशेदार जो फल फ्रूट से सब्जियां होते हैं उनसे क्या मिलता है, रुक्षांश की प्राप्ति होती है। और जल जो होता है तो ये तो मालूम ही है कि लाइफ इज वाटर, जल ही जीवन है। जल के माध्यम से हम यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जल जो होता है ये हमारे बॉडी में क्या करता है, तो निर्जलीकरण, ये हमारे बॉडी में निर्जलीकरण को बचाए रखता है। निर्जलीकरण को बचाए रखता है। निर्जलीकरण एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके माध्यम से शरीर से क्या होता है, पूरी तरह से पानी खत्म हो जाती है और इंसान जो होता है वीक होते चलता है। तो पोषण में क्या करते हैं, तो पोषण में हम लोग न्यूट्रिएंट्स को मतलब ऑब्जर्व करते हैं। यानी पोषण क्या है, तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं, उसे पोषण बोलते हैं। पोषण जो है यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें सबसे पहले हम लोग भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर उसका स्वांगीकरण होता है, फिर जो बचे अनपचे बेकार पदार्थ होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, बहिष्कृत करते हैं, यानी शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं उत्सर्जन। ये सभी के सभी जो होता है पोषण में क्या होता है, शामिल होता है। अब बात करते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तब तक अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण जो होते हैं इसके प्रकार जो होते हैं मुख्यतः 2 होते हैं। पोषण जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है उसको हम बोलेंगे स्वपोषण, एक जो होता है उसको हम बोलते हैं स्वपोषण, जिसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं स्वपोषण। दूसरा जो होता है इसको बोलेंगे परपोषण, इसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक
हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इन दोनों को डिटेल्स तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि स्वपोषण क्या है, फिर परपोषण क्या है। स्वपोषण को बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी वैसा पोषण जिसमें कोई जीव जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होता है। जैसे सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं, तो इनमें होता है स्वपोषण। स्वपोषण होता है, इसमें क्या सब आ जाएंगे, सभी हरे हरे पेड़ पौधे, जितने भी धरती पे हरे पेड़ पौधे हैं ये सभी के सभी क्या करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम स्वपोषी बोलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधों को स्वपोषी क्यों कहा जाता है। तो सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी इसलिए कहते हैं क्योंकि अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खुद बनाते हैं, ये किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होते हैं, इसीलिए सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे को स्वपोषी कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया स्वपोषण हो गया। अब बात करते हैं परपोषण की। तो परपोषण का मतलब होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। यह एक ऐसा पोषण होता है जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या बोलेंगे, परपोषण। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग क्या है, हम लोग बोले तो मनुष्य। मनुष्य क्या है, तो मनुष्य एक परपोषी जीव है जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव, अब किसी अन्य जीव मतलब क्या, जैसे हरे पेड़ पौधे और जीव जंतु पे क्या करते हैं हम लोग, आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए। तो मनुष्य क्या हो गया, परपोषी हो गया। तो परपोषण में क्या होता है, तो परपोषण एक ऐसा पोषण होता है जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं न बना के दूसरे जीव से क्या करता है, भोजन की प्राप्ति करता है, उसे बोलते हैं परपोषण। और इस प्रकार के जीव को बोलते हैं परपोषी जीव बोलते हैं। अब बात करते हैं परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो परपोषण जो होता है इसके प्रकार टोटल 4 होते हैं, यानी परपोषण जो होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। परपोषण जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे परजीवी पोषण। फर्स्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं परजीवी पोषण। दूसरा जो होता है उसको हम बोलेंगे मृतजीवी पोषण, मृतजीवी। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे सहजीवी पोषण। और चौथा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण बोलते हैं। इस प्रकार से आप देखिएगा तो परपोषण जो हो गए कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार के। अब इन चारों को एक एक कर से हम डिटेल्स बारीकी तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझिए, यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। परपोषण जो है, सॉरी परजीवी पोषण जो है इसको बोलते हैं पैरासाइट न्यूट्रिशन, पैरासाइट न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी वैसा पोषण जिसमें कोई जीव, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के अंदर घुसकर क्या करता है, भोजन की प्राप्ति करता है, उसे क्या बोलते हैं, परपोषण बोलते हैं। और उस प्रकार के जीव को बोलते हैं परजीवी, क्या बोलेंगे, परजीवी। परजीवी पोषण क्या हो गया, वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव या किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर आके अपने भोजन की प्राप्ति करता है, उसे बोलते हैं परजीवी पोषण। और इस प्रकार के जीव को बोलते हैं परजीवी। जैसे यह परजीवी जो होते हैं 2 प्रकार से होते हैं। एक जो होता है बाह्य परजीवी होता है, एक जो होता है बाह्य परजीवी और दूसरा जो होता है आंतरिक परजीवी, आंतरिक परजीवी। बाह्य परजीवी में क्या हो जाएगा, तो बाह्य परजीवी में हो जाता है जू और मच्छर हो जाते हैं, जू और मच्छर, ये दोनों के दोनों जो होते हैं बाह्य परजीवी होते हैं। आंतरिक परजीवी के अंतर्गत आता है जैसे प्लाज्मोडियम आ गया, प्लाज्मोडियम आ गया, और टेपवर्म आ गया, टेपवर्म, ये दोनों के दोनों जो है ये आंतरिक परजीवी है। अब यहाँ पे बाह्य परजीवी में जू और मच्छर जो होते हैं क्या करते हैं, तो मच्छर जो होता है हमारे शरीर पे बैठता है, फिर वहां से खून को चूसता है, अपना पोषण प्राप्त करता है और बदले में हमको हानि पहुंचाता है। हानि पहुंचाने का क्या करता है, तो मच्छर में बहुत सारी इसकी प्रजातियां होती है। जैसे यहाँ पे एक एडीज मच्छर होता है, एडीज मच्छर जो कि साफ जल में रहता है, जो कि साफ जल में रहता है। और यह क्या करता है, तो यह हमारे शरीर में डेंगू रोग को उत्पन्न करता है। कौन से रोग को, डेंगू रोग को। अब डेंगू रोग जो होता है किस मच्छर से होता है, तो एडीज मच्छर से होता है। ये मच्छर किस में रहता है, तो साफ जल में रहता है। ये मच्छर क्या किया, तो हमारे बॉडी से खून को ऑब्जर्व किया, उसका काम तो हो गया और बदले में हमको क्या किया, हानि पहुंचाया। वैसे ही प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें आता है एक मादा एनोफिला, मादा एनोफिला मच्छर जो होती है ना, इसके काटने से मलेरिया होता है। यह मच्छर जो होती है गंदे जल में पाए जाते हैं, यह मच्छर जो होते हैं गंदे जल में पाए जाते हैं। मलेरिया जो होता है इसमें इंसान को बुखार आता है, फिर उसके बाद से
ठंडा लगता है जोरों का, ये मलेरिया जो होते हैं टाइम टाइम पे 24 घंटा 48 घंटा 72 घंटे के बाद से क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है, ये जो होते हैं हमारे रक्त में यानी आरबीसी में पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, हानि पहुंचाने का काम करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे परजीवी पोषण हो गया। एकमात्र परजीवी पौधा है जिसका नाम क्या है, अमरबेल है। अमरबेल है। अमरबेल क्या है, तो यह एक पौधा है जो कि दूसरे पौधे पे क्या होता है, आश्रित होता है और बदले में उस पौधे से भोजन प्राप्त करता है, बदले में उसको हानि भी पहुंचाता है। यही हो गया अमरबेल। तो पूछेगा एकमात्र वो कौन ऐसा पौधा है जो परजीवी है, तो क्या बताना है, अमरबेल। अमरबेल क्या हो गया, तो परजीवी पौधा होता है। इतना आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद से फिर हम बताते हैं यहाँ पे मृत जीव पोषण। तब तक इसको हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। यानी परजीवी पोषण हो गया। परजीवी पोषण में क्या क्या आ जाएंगे, हमने यहाँ पे अभी लिखा। अब उसके बाद से बात करते हैं मृत जीव पोषण का। मृत जीवी पोषण यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मृत जीवी पोषण, इसको बोलेंगे सेप्रोफाइट या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यह वैसा पोषण होता है जिसमें कोई जीव जो होता है अपना भोजन मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी जो पदार्थ बेकार, पूरी तरह से वेस्ट है, जो किसी काम का नहीं है, सड़ रहा है, गल रहा है, उनसे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे हम बोलेंगे मृत जीवी पोषण बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो होते हैं, इसके अंतर्गत कवक का प्रजाति आता है। कवक को बोलते हैं फंजाई या फंगी बोलते हैं। ये कवक हो गया। अब इसी में आता है मोल्ड्स आता है, इसी में आता है फफूंद आता है। ये सब के सब जो होते हैं मृत जीवी पोषण करने वाले जीव होते हैं। ये क्या करते हैं, तो ये अपना भोजन मृत सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसे हम बोलेंगे मृत जीवी पोषण बोलेंगे, और इस प्रकार के जीव को बोलते हैं मृत जीवी बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसमें सहजीवी पोषण है, जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब सहजीवी पोषण में क्या होता है कि इसमें दो जीव अपना भोजन एक दूसरे के साथ रह के प्राप्त करते हैं। यानी एक जीव जो होता है दूसरे जीव को इसमें हेल्प करता है, और दूसरा जीव जो होता है फिर पहले वाले जीव को हेल्प करता है। इस प्रकार से अपने भोजन ये बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कवक और शैवाल का पहला प्यार, कवक यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कवक और शैवाल का पहला प्यार जो होता है क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। लाइकेन। अब लाइकेन क्या है, तो लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी पोषण है। लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी पोषण है जिसमें कोई जीव जो है, इसमें दो जीव कंबाइन है। फर्स्ट हो गया यहाँ पे कवक, दूसरे क्या हो गया शैवाल। दोनों में एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और अपना भोजन को तैयार करते हैं, उसे बोलेंगे सहजीवी पोषण। अब फोर्थ जो होता है इसको बोलते हैं प्राणी संभोजी पोषण। यानी वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन क्या करता है, ठोस और तरल माध्यम में। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन ठोस और तरल माध्यम में प्राप्त करता है, उसे बोलते हैं प्राणी संभोजी पोषण। जैसे इसका जीता जागता उदाहरण क्या है, मनुष्य है। इसका जीता जागता उदाहरण क्या है, मनुष्य है, अमीबा है, गाय हो जाएगी, कुत्ता हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी जो होते हैं प्राणी संभोजी पोषण करने वाले जीव होते हैं। ये अपना भोजन ठोस और तरल माध्यम में लेते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, हम लोग रोटी चावल इस सब का सेवन करते हैं, हम क्या करते हैं, ठोस रूप में लेते हैं। रोटी क्या है, सॉलिड है। दूध पीते, दूध क्या है, लिक्विड है। पानी पीते, पानी क्या है, लिक्विड है। जूस पीते, जूस क्या है, लिक्विड है। लिक्विड बोले तो द्रव। तो प्राणी संभोजी में क्या होता है कि इसमें जो भी जीव होते हैं वो अपना भोजन ठोस और तरल माध्यम में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के पोषण को हम लोग बोलते हैं प्राणी संभोजी पोषण। इस प्रकार से आपने देखा कि पोषण जो है इसके टोटल दो टाइप से। फर्स्ट हो गया जिसको बोलेंगे स्व पोषण, इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यह एक ऐसा पोषण होता है जिसमें कोई जीव जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन क्या करते हैं, खुद तैयार करते हैं ग्लूकोज के रूप में। फिर उसके बाद से बाई प्रोडक्ट जो होता है ऑक्सीजन को डोनेट करते हैं, जिसका उपयोग मनुष्य या इस धरती पर रहने वाले सभी प्रकार के जीव करते हैं। दूसरा बताया परपोषण, जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये दूसरे जीव से अपने भोजन को प्राप्त करता है, उसे बोलेंगे परपोषण। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये प्रकार जो होता है इसके कितने होते हैं, चार होते हैं। इसमें आएंगे चार आते हैं। फर्स्ट जो होता है परजीवी, जिसको हमने अभी मिटाया है, परजीवी पोषण, परजीवी। दूसरा क्या था, मृतजीवी, सहजीवी, फिर क्या होगा, प्राणी संभोजी। जैसे कि अभी हमने बताया है कि पोषण क्या है, इसके प्रकार डिटेल से बता दिए हैं। अब समझते हैं पौधे में पोषण।
यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट, पौधों में पोषण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। तो जितने भी पौधे होते हैं ना, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं जो आप देख रहे हैं, इन सभी पौधों में पोषण की प्रक्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब यहां पे समझते हैं हम प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। चलिए अब हम इसके गहराई से जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसको प्रकाश संश्लेषण को। अब समझते हैं पहले प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे अपना भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में तैयार करते हैं। अब यहाँ पे पौधे जो है अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में तैयार कर रहे हैं, तो पौधों को भोजन तैयार करने के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्रियां आती है, तो यहाँ पे देखेंगे पहले प्रकाश संश्लेषण क्या है, फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे अपना भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। इसको हम रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया प्रकाश संश्लेषण। एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन किसके रूप में बनाते हैं, तो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। ये ग्लूकोज बोले तो C6H12O6 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्रियां। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्रियां, कच्ची सामग्रियां का मतलब होता है रॉ मटेरियल्स होता है, रॉ मटेरियल्स होता है, रॉ मटेरियल्स होता है। स्वाभाविक सी बात है, सिर्फ पौधे ही नहीं, हम लोग भी क्या करते हैं, भोजन तैयार करते हैं। तो भोजन तैयार करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल बोले तो कच्ची सामग्री को एकत्रित करते हैं। जैसे हमको दाल बनाना है तो दाल को लेंगे, पानी को लेंगे, नमक लेंगे। सब्जी बनाना तो वैसी प्रकार से डिफरेंट टाइप के मसाले जैसे मिर्चा, धनिया, ये सबको पहले क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, फिर उसके बाद से हम अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस को संपन्न होने के लिए कुछ पौधों के पास कच्ची सामग्रियां होनी आवश्यक होती है, जिसमें सबसे पहला जो होता है CO2। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा वाटर, H2O, इसको क्या बोलेंगे, वाटर बोलेंगे। थर्ड बात जो होता है क्लोरोफिल, थर्ड बात जो होता है क्लोरोफिल, जिसको हिंदी में बोलेंगे पर्णहरित, पर्णहरित। इसका अंग्रेजी नेम जो होता है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। फिर उसके बाद से होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, इसको बोलते हैं सनलाइट बोलते हैं, इसको बोलेंगे सनलाइट। यानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए टोटल 4 सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले जो होता है CO2, जिसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा होता है वाटर, जिसको H2O बोलेंगे। फिर उसके बाद से पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल बोलेंगे। फिर बोलेंगे सूर्य का प्रकाश, जिसको सनलाइट बोलेंगे। अब इन चारों का यूज कैसे होता है वो हम समझते हैं। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण है, इसमें केमिकल प्रोसेस के द्वारा, ये बोले तो रासायनिक समीकरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। इन चारों को हम क्या करेंगे, तो रासायनिक समीकरण के तौर पे लिखेंगे, यानी केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक समीकरण। इन चारों पदार्थों को हम एक साथ रखेंगे। जैसे सबसे पहले रखेंगे हम क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बोले तो यहाँ पे 6CO2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12H2O। हमने यहाँ पे अभी सिर्फ 2 ही सामग्रियां रखा है, एक जो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा हो गया यहाँ पे वाटर। ये नंबर सब कितना है वो उससे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे क्या है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसके 6 मॉलिक्यूल से, वाटर के कितने हैं, तो 12 मॉलिक्यूल से। उपस्थिति में क्या होगा, तो क्लोरोफिल होगा, ऊपर होगा क्लोरोफिल होगा, ऊपर क्लोरोफिल, ये सूर्य का प्रकाश लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सनलाइट लिख दे रहे हैं, सनलाइट हो गया, और नीचे लिख दे रहे हैं हम क्लोरोफिल हो गया। ये दोनों क्या करते हैं, तो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करने का काम करता है। थोड़ा इसका हम बता रहे हैं डिटेल। जैसे ये हमारा हो गया सन, ये हमारा हो गया सन, ये हमारा हो गया सन, और ये हमारा हो गया, जैसे ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया पौधा, ये हो गया पौधा। और पौधे की जो भी पत्तियां होती है, पौधे की जो भी
पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के बीच में जो होता है ना, पौधे के पत्तियों के बीच में क्या होता है, तो पौधे के पत्तियों के बीच में होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हरित लवक। इस हरित लवक में क्या होता है, तो इसी हरित लवक में होता है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। और यह क्लोरोफिल क्या करता है, तो पौधे के पत्तियों के रंग जो होते हैं ना, हरा करने का काम करता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य प्रकाश को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, फिर उसके बाद से खाना तैयार होता है ग्लूकोज के रूप में। तो यहाँ पे 6CO2 12H2O सनलाइट हो गया, फिर क्लोरोफिल हो गया, ये बनाया गया यहाँ पे क्या, ये बनाया गया यहाँ पे C6H12O6 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6H2O, और यहाँ पे बाई प्रोडक्ट जो होगा 6O2 होगा। 6O2 बोले तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ऑक्सीजन गैस हो गया, ये हमारा हो गया बाई प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा हो गया बाई प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा हो गया ग्लूकोज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो यहाँ पे समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये वाटर जो है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, क्लोरोफिल कर रहा है, बना रहा है क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज एक प्रकार का जो है यह हमारा कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है, तो यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यानी क्वेश्चन पूछ ले कि पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पौधे अपना भोजन किस रूप में बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट में क्या पूछेगा, तो ग्लूकोज बताइएगा। इसका सूत्र क्या होगा, C6H12O6 हो गया। प्रकाश संश्लेषण का फल स्वरूप बाई प्रोडक्ट पौधे क्या रिलीज करते हैं, तो O2 बोले तो ऑक्सीजन गैस। यही ऑक्सीजन जो होता है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, श्वसन बोले तो रेस्पिरेशन में करते हैं, सांस लेने में करते हैं। यानी जितने भी सजीव जो होते हैं इस श्वसन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट यह होता है कि जब तक पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, पौधे अपना खाना नहीं बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में, तब तक हमें ऑक्सीजन मिलने वाला नहीं है। इसीलिए एक वर्ड भारत सरकार चला रहा है, सेव लाइफ सेव ट्री, या सेव ट्री सेव लाइफ। आप पौधे को सुरक्षित कीजिएगा, पौधे आपका जीवन सुरक्षित कर देगा। आप पौधे को काटिएगा, पौधे आपको काट देगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। आजकल जितने भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, इसका सबसे मेन मुद्दा क्या है, इसका सबसे मेन मुद्दा जो है लगातार पेड़ों की संख्या में गिरावट आना। इसलिए सेव ट्री सेव लाइफ, ये बात जो है सबके पास शेयर कीजिए। तो ये हमारा हो गया पौधों में पोषण। कोई पूछेगा पौधों में पोषण किसके द्वारा संपन्न होता है, तो क्या बताना है, प्रकाश संश्लेषण, जिसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे जो हैं कि वातावरण से क्या करते हैं, CO2 गैस, वाटर मिट्टी से, फिर उसके बाद से क्या होता है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में तैयार करते हैं, और बाई प्रोडक्ट जो होता है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, उसे बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। इसके लिए कच्ची सामग्री क्या क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, H2O हो जाएगा, पूर्णहरित हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। अच्छा, CO2 जो होता है कैसे प्राप्त होता है, इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा। तो जैसे यहाँ पे ये हमारा हो गया पौधे, पौधे की ये हमारा हो गया क्या, पत्तियां हो गई, पौधे की ये हमारी हो गई पत्तियां। आपको पता होना चाहिए कि पौधे की जो पत्ती होती है, इस पे सबसे छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं हम लोग रंध्र बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टोमाटा बोलेंगे। यही रंध्र जो होता है ना, विसरण प्रक्रिया द्वारा, यही रंध्र जो होता है विसरण प्रक्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से क्या करता है, CO2 को ऑब्जर्व करता है, फिर जैसे ही यहाँ पे पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, फिर इसको क्या करता है, यहाँ पे ये विसरण प्रक्रिया द्वारा क्या करता है, CO2 को यहाँ पे ऑब्जर्व करता है, फिर उसके बाद से कहीं ना कहीं जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जड़ जो होता है, ये जड़ जो होता है ना, पौधे के जितने भी जड़ें जो होती हैं, ये मिट्टी में रहती हैं, मिट्टी में रहती है। मिट्टी से क्या करती है, तो H2O प्लस क्या करती है, खनिज लवण, H2O प्लस क्या करती है यहाँ पे, खनिज लवण। ये सबको क्या, इस सबको मूलरोम की सहायता से, किसकी सहायता से, मूलरोम की सहायता से जाइलम उत्तक जो होता है ना, ये हमारा ऊपर ले जाने का काम करता है, जाइलम उत्तक। इस प्रकार से हमने यहाँ पे पौधों में पोषण को संपन्न कर दिया है। अभी हम बताए हैं पौधों में पोषण, जिसमें हमने प्रकाश संश्लेषण को पूरे कंप्लीट तरीके से समझने का प्रयास किया है। अब बताते हैं जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण बोले तो न्यूट्रिशन इन प्लांट नहीं, ओहो, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो जंतु जो होता है दो तरह से होते हैं, एक जो होता है एक कोशिकीय, दूसरा होता है बहुकोशिकीय, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है। तो कोई भी जंतु हो, उसमें पोषण की प्रक्रिया जो होती है ना, निम्नलिखित कुछ स्टेप होते हैं, जिसके 5 चरण होते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, किसी प्रकार के जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसमें सबसे पहला जो आता है अंतर्ग्रहण, जिसको बोलते हैं इंजेशन बोलेंगे। अंतर्ग्रहण क्या है, तो अंतर्ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सभी प्रकार के जीव जो होते हैं ना, अपना भोजन
को ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग भोजन को लेते हैं सीधे अपने मुख गुहा, जिसको बोलते हैं मुंह बोलते हैं, मुंह में डालते हैं। तो मुंह में डालकर भोजन को डालने के प्रोसेस क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण बोलेंगे। इसी प्रकार से सभी प्रकार के जंतु जो होते हैं उनमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई कोई क्या होते हैं, अंग होते हैं। कोई कोई ऐसे जीव होते हैं जिनमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग या कोई विशेष भाग नहीं पाया जाता है। तो अंतर्ग्रहण क्या होता है, तो अंतर्ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव द्वारा भोजन का ग्रहण किया जाता है यानी खाया जाता है, उसे बोलेंगे अंतर्ग्रहण। अब जरा समझिए, यदि आप भोजन का अंतर्ग्रहण किए हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि भोजन ले लिया फिर मुंह में इसको रखना है, ऐसा तो नहीं है। भोजन फिर क्या होता है, ओइसोफेगस, हम लोग में खासकर बता रहे हैं, भोजन जो होता है ओइसोफेगस के अंदर फिर क्या होता है, पाचन के लिए जाता है आमाशय में। तो पाचन क्या है, तो पाचन जैसे ही कोई जीव जब भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तो फिर उसका पाचन शुरू होता है। पाचन को बोलते हैं डाइजेशन। इसमें भोजन को कंप्लीट तरीके से पचाया जाता है, कुछ एंजाइम्सों के द्वारा और कुछ क्या होते हैं, प्रोटीन्स के द्वारा। प्रोटीन पेप्टोन में बदलता है और प्रोसेस होते हैं इसमें एंजाइम्स के द्वारा जो होता है भोजन का पाचन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हम लोग आमाशय में होता है, वो क्या करता है, भोजन को पाचन में मदद करता है। तीसरा बात जो होता है, जब भोजन जब पूरी तरह से क्या होता है, पाचन हो जाता है, फिर होता है अवशोषण। अवशोषण को बोलते हैं ऑब्जर्प्शन बोलते हैं। जैसे हम लोगों में अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है, मनुष्य में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो मनुष्य में भोजन का अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है। ये छोटी आंत में आने के बाद से भोजन को और बारीकी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। फिर उसके बाद से उस भोजन में जो उपस्थित जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, रुक्षांश, जल, ये सबको अवशोषित किया जाता है। जल का अवशोषित हालांकि छोटी आंत में नहीं होता है, बड़ी आंत में होता है, लेकिन इन सभी पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अवशोषण बोलते हैं। फिर उसके बाद से जो भी मैंने अवशोषित किए हुए हैं न्यूट्रिएंट्स, उनका क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ खाए पिए हैं, अब खाए पिए हैं जो भी आपके शरीर से अवशोषित हुआ है, तो फिर वह शरीर के समस्त कोशिकाओं तक कैसे पहुंचेगा, तो हम लोगों में रक्त के माध्यम से क्या होता है, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स बोले तो पोषक तत्वों को स्वांगीकरण के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त के माध्यम से फैलाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग ऊर्जा की प्राप्ति होती है, श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। फिर सेल जो होते हैं ग्रो करते हैं और लास्ट में क्या होता है, बहिक्षेपण, जिसको बोलते हैं एक्सक्रेशन बोलते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी जीव जो कुछ भोज्य पदार्थ खाया हुआ रहता है और जो बेकार पदार्थ होता है जिसका पाचन नहीं होता है, जो बेकार पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकालता है। जैसे हमारे शरीर में क्या है, पसीना है, तो पसीना क्या है, तो एक बेकार पदार्थ है जिसको निकालना क्या है, बहुत आवश्यक है। तो पसीना क्या होगा, बेकार, तो इसका हम क्या करेंगे, बहिक्षेपण। उसी प्रकार से जो मल हो गए, हम लोग खाते हैं भोजन, उसके बाद से जो बेकार पदार्थ बचते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रेक्टम के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, जिसको बोलते हैं बहिक्षेपण बोलते हैं। अब समझ रहे हैं यहाँ पे एक कोशिकीय जीवों में पोषण, एक कोशिकीय जीवों में पोषण, जैसे यहाँ पे एक कोशिकीय जीव बोले तो यूनिसेल्युलर, यानी वैसे जीव जिनके शरीर सिर्फ ओनली वन सेल से बने होते हैं, उसे बोलेंगे एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। अब इसमें एक कोशिकीय जीव में आता है अमीबा आता है। अमीबा में पोषण समझना है, तो अमीबा में पोषण समझने से पहले अमीबा के बारे में कुछ जान लेते हैं। अमीबा जो है यह एक प्रकार का एक कोशिकीय प्राणी होता है जो कि जल में पाया जाता है। और अमीबा में रही बात पोषण की, तो अमीबा में पोषण जो होता है, अभी हम जस्ट बताए हैं कि अमीबा में जो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, प्राणी स्तंभभोजी पोषण होता है। यानी इसमें बताया अभी कि कोई जीव जो होता है अपना भोजन ठोस और तरल माध्यम में लेता है, उसे बोलेंगे होलोजोइक। तो अमीबा भी क्या है, एक प्रकार का प्राणी स्तंभभोजी पोषण करने वाला जीव है। अब समझते हैं फिगर के माध्यम से अमीबा में भोजन पोषण कैसे होता है, अमीबा में पोषण कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे अमीबा का हम कुछ फिगर्स बनाए हैं। इसका कोई आकार जो होता है फिक्स नहीं होता, अमीबा जो होता है अनिश्चित आकार का होता है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए भी कोई विशेष स्थान या कोई विशेष भाग नहीं होता है। अमीबा जो है ना, जैसे ही भोजन के कण को देखता है जल में, तो फटाक से क्या करता है, ये कुछ अंगुली नुमा जैसा एक संरचना बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कुटपाद बोलते हैं। इसको बोलते हैं पीछूड़ा बोलते हैं। इस कुटपाद के माध्यम से क्या करता है, अमीबा जाता है उस भोजन कण के पास, फिर उसके बाद से कुटपाद के सहारे उस भोजन को कैच करता है, बोले तो पकड़ता है। और जैसे ही अमीबा फुटपाथ के माध्यम से भोजन कण को अंतर्ग्रहण करता है, जिसको इंजेक्शन बोलते हैं, अंतर्ग्रहण होते ही भोजन कण के बाद से क्या करता है, तुरंत एक खाद्य धानी का निर्माण करता है, खाद्य धानी का। और खाद्य धानी में क्या होता है, एंजाइम की सहायता से, खाद्य धानी में एंजाइम की सहायता से क्या करता है, भोजन का पाचन होता है। यह खाद्य धानी जो होता है यह अमीबा का एक प्रकार का अस्थायी आमाशय होता है। जैसे हम लोगों में आमाशय है, तो इसमें भोजन का पाचन जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा और क्या होते हैं,
पेप्सिन के माध्यम से होता है। ठीक उसी प्रकार अमीबा का जो खाद्य रिक्तता होता है इसको बोलते हैं अस्थायी यानी अनस्टेबल स्टमक बोलते हैं, जिसमें क्या होता है पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे ही अमीबा क्या करेगा भोजन के कण को क्या करेगा फुटपाथ के माध्यम से ग्रहण करेगा, उसके बाद से तुरंत क्या बनाता है खाद्य रिक्तिका, और इस खाद्य रिक्तिका में भोजन के कण आता है, फिर उसके बाद से इस भोजन के कण को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का हम कौन करते हैं तो एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम्स इस भोजन के कण पे क्रिया करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। फिर उसके बाद से थर्ड स्टेप जो होता है पाचन, जैसे ही कंप्लीट पाचन होता है इस भोजन के कण का, फिर उसका क्या होता है अवशोषण होता है। अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित करने के बाद से अमीबा के कोशिकाओं में फैलाए जाते हैं। अवशोषित करने के बाद से जो भी उसका न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक तत्व जो भी होते हैं, उनका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण के माध्यम से कोशिकीय श्वसन के माध्यम से जो होता है अमीबा कि समस्त कोशिकाओं तक ऊर्जा की आपूर्ति होती है, जिसके वजह से अमीबा में क्या होता है वृद्धि और विकास होता है। अब जैसे मान लीजिए कि अमीबा में क्या हो गया अंतर्ग्रहण हो गया, फिर पाचन हो गया, फिर अवशोषण भी हो गया, लेकिन अवशोषण हुआ तो जो भी न्यूट्रिएंट्स का जैसे पोषक तत्व का जो अवशोषण हुआ और वह हमारे अमीबा के कोशिका तक पहुंचे ही ना, तो फिर अमीबा में क्या होगा वृद्धि में विकास नहीं हो सकता है। तो अमीबा में वृद्धि में विकास होने के लिए जो अवशोषित पोषक तत्व होते हैं उनका क्या होता है स्वांगीकरण होता है, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन बोलते हैं। स्वांगीकरण के माध्यम से अमीबा क्या करता है अपने शरीर के आकार को बढ़ाता है, फिर उसके बाद से प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर को दो भागों में ब्रेक करता है, फिर खाता है, फिर बढ़ता है। लास्ट में क्या होता है बहिक्षेपण होता है, जिसको बोलेंगे एक्सक्रेशन बोलेंगे, यहाँ पे हम समझा चुके हैं ऑलरेडी। बहिक्षेपण में क्या होता है कि जो अमीबा में जो भी अनपचा भोज्य पदार्थ होता है वह अमीबा अपने शरीर के किसी भाग से क्या करते हैं बाहर निकाल लेता है। ये अनपचे भोज्य पदार्थ के कण है ना। अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई मुख्य स्थान होता है और ना ही भोजन अनपचे भोज्य पदार्थ को बाहर निकालने के लिए कोई मुख्य स्थान होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ इस फिगर के माध्यम से अमीबा में पोषण के प्रोसेस को समझाया है। जो प्रोसेस यहाँ पे बताया ठीक वही प्रोसेस जो होता है पैरामीशियम में भी क्या होता है पोषण की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए। पैरामीशियम भी क्या है तो वह एक कोशिकीय जीव होता है जिसका आकार जो होता है चप्पल के समान होता है और उसमें भी पोषण की प्रक्रिया होती है, लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है कि मुख्य स्थान होता है भोजन को ग्रहण करने के लिए। तो हमने यहाँ पे अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को समझा दिया जो कि क्या था एक कोशिकीय जीव था। अब बात आता है इसमें कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। अब बहुकोशिकीय जीवों में जो होता है मनुष्य आता है। मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मनुष्य में पोषण जो होता है यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक और अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि मनुष्य में है पोषण का प्रक्रिया कैसे होता है, इसमें भोजन का अंतरण कैसे होता है, फिर उसके बाद उसका पाचन कैसे होता है, फिर उसका अवशोषण कैसा होता है, फिर उसका स्वांगीकरण कैसे होता है, फिर जो भी अनपचा भोज्य पदार्थ होता है उसको हम लोग बाहर कैसे निकालते हैं। इन तमाम प्रोसेस को हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।